हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का मतलब फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये दोनों का लिमिटेशंस देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का, कुछ लिमिटेशंस है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन का, बट दोनों को कलेक्टिवली हम देख रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसमें जो चार लिमिटेशंस हमने लिखा है ये चारों एल्काइलेशन का भी है, एसाइलेशन का भी है। इसमें से कुछ है एल्काइलेशन का और कुछ है एसाइलेशन का। हम अभी जब एक्सप्लेन करेंगे तो सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। एक और चीज, ये जो लेक्चर है, अभी का लेक्चर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस का लिमिटेशंस, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन में। तो मेडिकल वाले या इंजीनियरिंग वाले दोनों को इस सेक्शन को अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हमने लिखा है लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। इसका फर्स्ट लिमिटेशन है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट एक लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है। किसका? एल्काइलेशन का या एसाइलेशन का? एल्काइलेशन का। ये जो लिमिटेशन है किसका है? एल्काइलेशन का। एल्काइलेशन का ये लिमिटेशन है। कैसे ये लिमिटेशन है उसको समझते हैं हम। देखो, हमने क्या सोचा कि एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं। बेंजीन रिंग, और इससे हमें बनाना है टॉलिन। बड़े मजे से हमने क्या किया, CH3Cl ले लिया और साथ में AlCl3 ले लिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर हमको जरूरत पड़ा कि इसी से बनाते हैं, यहां पे इथाइल ग्रुप लगाते हैं। तब भी हमने क्या किया, CH3 CH2Cl और AlCl3 ले लिया, बड़े मजे से बन गया ये। इसके बाद हमारे मन में क्या आया कि हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं CH3 CH2 और CH2Cl। इनफैक्ट इसको थोड़ा देर रोक देते हैं। मेरे मन में ये आया कि हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं, मतलब 1 2 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट इस पे लाते हैं। ठीक है, तो हम सोचे कि ये वाला अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और ले लेते हैं लुईस एसिड, तो ये बन जाना चाहिए। ये नहीं बना। क्या बना? ये बना। बनाने चले थे हम, ये बन गया ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हो जाता है रीअरेंजमेंट। ज्यादातर प्रोडक्ट रीअरेंज प्रोडक्ट बनता है, ये बहुत कम बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्रॉबैक ही तो हुआ। हम ये बनाने चले थे, रीअरेंजमेंट के कारण बन गया ये। कुछ ये इसमें भी रहा बट ज्यादातर इसमें चला गया, तो ये रीअरेंजमेंट क्या हुआ, ड्रॉबैक हुआ। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकता है, नहीं सर हम तो जानते तो हैं कि रीअरेंजमेंट होता है, तो जब ये बनाना होगा तभी ये मेथड यूज करेंगे, ये बनाना होगा तो नहीं यूज करेंगे। बट देखो, जितना भी रिएक्शन होता है सब में रीअरेंजमेंट, जब रीअरेंजमेंट होगा तो जरूरी नहीं कि 100% रीअरेंजमेंट होगा, 70% रीअरेंजमेंट हुआ, 30% ऐसे ही बन गया, तो एक तरह से क्या हुआ, सबस्ट्रेट का नुकसान हुआ ना। अदरवाइज ये रीअरेंजमेंट नहीं होता तो हम इसको बनाने के लिए ये यूज करते और 100 का 100% यही बनता, तो वो ज्यादा बढ़िया था। मतलब रीअरेंजमेंट के कारण सबस्ट्रेट का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये रीअरेंजमेंट एक तरह का क्या है, ड्रॉबैक है। ठीक है, लेकिन ये ड्रॉबैक एल्काइलेशन का है। एसाइलेशन का रीअरेंजमेंट ड्रॉबैक नहीं है। हमने बताया है एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। कहने का मतलब, अगर ये बेंजीन रिंग है
और इसका रिएक्शन कराना, इससे बनाना है, इस पे एसाइल ग्रुप लाना है ये, तो हम सिंपली ये वाला एसाइल क्लोराइड ले लेंगे और लुईस एसिड ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये। मतलब ये जो ड्रॉबैक है रीअरेंजमेंट एल्काइलेशन का है, एसाइलेशन का नहीं है। ठीक है, तो इस पे नजर रखना। अब सवाल है कि रीअरेंजमेंट से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। मतलब सोचो, जब हमें इससे ये बनाना था तो हमने ये रिएजेंट लिया, बट बन कुछ और गया रीअरेंजमेंट के कारण, तो क्या कोई तरीका है सर कि इस रीअरेंजमेंट से बचा जाए? तो तुमको हमने बताया है कि FeCl3 के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इनफैक्ट वहां भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, रीअरेंजमेंट टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। इन सारी चीजों से बचने का एक तरीका है, इससे यही बनाना है ना। तुम अब टेम्परेचर कंट्रोल करोगे, लुईस एसिड को कंट्रोल करोगे, LCl3 की जगह FeCl3 लोगे, उसमें भी कुछ रीअरेंजमेंट होगा, ज्यादातर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बट कुछ रीअरेंजमेंट होगा, ज्यादातर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रीअरेंजमेंट होने लगेगा। इन चीजों से बचने के लिए सिंपल, अगर इससे ये बनाना है तो छोड़ दो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन का रास्ता, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन का रास्ता छोड़ो, आ जाओ एसाइलेशन पे। अब तुम बोलोगे सर कराना है एल्काइलेशन, आप बोल रहे हो एसाइलेशन करा लो, देख लेते हैं ना करना क्या है। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके नोट कर लो। बहुत डस्ट है यार, इतना डस्ट रहेगा तो बोर्ड ही वाइट हो जाएगा। ब्लू बोर्ड वाइट, देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमें क्या करना था, ये बेंजीन रिंग था और इससे बनाना है, इधर प्रोपाइल जोड़ना है इसमें। तो पहला तरीका, मेथड नंबर वन, जो कि गलत है, हमने ले लिया बेंजीन और इसका रिएक्शन करा दिया, 2-3 कार्बन Cl लुईस एसिड, और इधर हमने लिख दिया, ये तो गलत है पक्का, क्योंकि इसमें ये नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। इनफैक्ट पहले इसके पहले हमने बनाया था ना, ये गलत है। इसमें क्या बन जाएगा, ये Cl निकलेगा, प्लस चार्ज रीअरेंज होकर यहां आएगा, फिर बेंजीन पर अटैक करेगा, ये नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा, ये बनेगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, और हमको बनाना था ये। इसका मतलब हम जो तरीका अपनाए हैं ये गलत है, मतलब रॉन्ग हमने लिख दिया है। तो फिर राइट तरीका क्या है, राइट तरीका देखो क्या है, मेथड 2, और ये है राइट तरीका। हमको क्या करना है, पहले करा देना है इसका एसाइलेशन, 1-2-3 कार्बन, इधर क्लोरीन, एसाइल क्लोराइड, AlCl3, इससे क्या हो जाएगा, एसाइलेशन, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। तुम थोड़ा परेशान लग रहे होगे, तुमको लग रहा होगा क्या कर रहे हो सर, कराना कुछ और था, बना कुछ और दिए। कोई बात नहीं, इसके बाद अगला स्टेप ले लो, क्लेमेंसन रिडक्शन या उल्फ किश्नर रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक एमलगेमेटेड जिंक Hg HCl, या ले लो NH2 OH माइनस एंड हीट। ऊपर वाला रिएजेंट ले लो या नीचे वाला रिएजेंट ले लो, ये हट जाएगा, यहां पे CH2, ये कार्बन तो है, यहां से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, देखो बन गया। ठीक है, तो जब रीअरेंजमेंट से बचना हो तो तुम डायरेक्ट एल्काइलेशन ना करा के एसाइलेशन के थ्रू एल्काइलेशन कराओ। एसाइलेशन के थ्रू एल्काइलेशन मतलब पहले एसाइलेशन करा दो, देन क्लेमेंसन या उल्फ किश्नर रिडक्शन करा दो, हो गया। ठीक है, 1 मिनट, कोई कॉल कर रहा है, कौन है भाई? ठीक है, इसके बाद
इसके बाद देखते हैं, 1 मिनट कॉल रिसीव कर लेते हैं। हाँ सर, कुछ देर में बात करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ देर में बताते हैं ना, कुछ देर में तो हम करते हैं कॉल आपको। एक्चुअली एक सर का कॉल आया था। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा रीअरेंजमेंट से बचने का तरीका। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नजर रखना। तुमको बोल देगा कि कौन सा ये रिएक्शन सही है या गलत, तो ये रिएक्शन इनफैक्ट गलत है, ये रिएक्शन सही है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड लिमिटेशन, इसको हटा रहे हैं। सेकंड लिमिटेशन देखो, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन usually gives poor yield when electron withdrawing group are present on aromatic ring। बेंजीन के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो ये इसका जब चाहे फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कराएं, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन मतलब या तो एल्काइलेशन या एसाइलेशन, दोनों में से कोई भी कराओ, यील्ड बढ़िया नहीं मिलता है। मतलब इसका एसाइलेशन बढ़िया नहीं होता है। बढ़िया नहीं होने का मतलब प्रोडक्ट बहुत कम मिलता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कुछ को छोड़ के, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हमने लिखा है, यूजुअली गिव्स पुअर यील्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, यील्ड पुअर मिलता है, एक्सेप्ट हैलोजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट इस केस में यील्ड ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब बहुत कम नहीं मिलता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे, एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होगा बोलो, या ये बोलो यील्ड बढ़िया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हैलोजन रहा जो कि वीकली डीएक्टिवेटर होता है, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मॉडरेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होगा, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में एल्काइलेशन एसाइलेशन हो जाता है। क्योंकि फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के लिए रिंग को एक्टिवेटेड होना जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है तो वो डीएक्टिवेटेड रहता है, वीकली डीएक्टिवेटेड रहेगा तो उस केस में एल्काइलेशन एसाइलेशन हो जाता है। मॉडरेटली और स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड रहेगा तो एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है। एक्टिवेटेड रहेगा तो एल्काइलेशन एसाइलेशन हो जाएगा। बट अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड हो, गौर करो इसको, ये बहुत ही स्ट्रांग एक्टिवेटर है, अगर ये तीनों होता है तो फिर से एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं हो पाता है। मतलब अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका एल्काइलेशन एसाइलेशन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होगा, एक्सेप्ट NH2 NHR NRR, इस तीनों के केस में ये तीनों एक्टिवेटर होता है, फिर भी इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के जगह पे ये तीनों रहेगा तो FCR नहीं होता है, या फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का यील्ड बहुत कम मिलता है। अब सवाल है कि सर बाकी एक्टिवेटर में क्यों, एक्टिवेटर है तब तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होना चाहिए ना, ये तीनों में ऐसा क्या बात हो गया कि एक्टिवेटर होते हुए भी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसको समझते हैं हम डिटेल में।
इधर हम जो हम पढ़ा चुके उसको हम हटा देते हैं। देखो, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है, NH2 है और हमको पता है कि फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों में से कोई भी हो, लुईस एसिड हम लेते हैं AlCl3। तो जब लुईस एसिड लेते हैं हम, तो जो AlCl3 है इसका काम होता है हैलाइड को निकालना। एल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड से Cl- को निकालता है और एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड से Cl- को निकालता है। बट जब एनिलीन का एसाइलेशन करा रहे होते हैं, इसके साथ एसाइलेशन करा रहे होते हैं, इसके साथ ये दे दिए और लुईस एसिड दे दिए, तो ये जो लुईस एसिड है इसके साथ इस Cl- को निकालने के बजाय इस नाइट्रोजन के लोन पेयर जो कि काफी ज्यादा तो नहीं बट ठीक ठाक बेसिक होता है, इसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मतलब होता क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बना लिया इसके साथ NH2 AlCl3 माइनस और इधर प्लस। अब तुम बताओ, इसको AlCl3 को यहां से Cl निकालना चाहिए था, ये लुईस एसिड है, बट ये इस लोन पेयर के बेसिक होने के वजह से इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब तुम बोलोगे सर इसका ज्यादा अमाउंट देंगे तब। अब इसका ज्यादा अमाउंट भी दोगे तो कुछ तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ही लेगा। अब बाकी ये यहां से Cl- अगर निकाल भी लिया तो कुछ होना नहीं है। क्यों नहीं होना है, गौर करना। ये देखो, ये सेक्शन क्या हो गया, बेंजीन रिंग के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, याद करो NH3 प्लस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इनफैक्ट इस कार्बन के बगल वाले नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज के वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है। मतलब अब इसके साथ न एल्काइलेशन होना है न एसाइलेशन होना है। सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, क्योंकि यहां तो लोन पेयर है ही, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। क्या कंक्लूजन निकला, एसाइलेशन या एल्काइलेशन में NH2 NHR और NR2 के साथ ना ही एल्काइलेशन होता है ना ही एसाइलेशन होता है। वजह यह है कि इसके साथ लुईस एसिड का ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसके वजह से ये जो NH2 या NHR या NR2 ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, जिसके वजह से इस पे एल्काइलेशन या एसाइलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, पॉज करके लिख लो क्योंकि हम इसको मिटाएंगे। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है, तो क्या सर ये जो बेंजीन रिंग है, अगर इसके ऊपर OH लगा दें, यह है फिनॉल, इसका एसाइलेशन एल्काइलेशन होगा या नहीं होगा? अगर इसका रिएक्शन कराएं हम C+O Cl AlCl3, इसका एसाइलेशन कराएं, तो हमको क्या लिखना चाहिए, रिएक्शन होगा या नहीं होगा? क्योंकि लोन पेयर तो यहां पर भी है, तो इसके साथ अगर लुईस एसिड कॉम्प्लेक्स बना लिया तो फिर तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके वजह से फिर ये तो डीएक्टिवेटर हो गया, तो बेंजीन रिंग के साथ फिर से तो एसाइलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है, केवल NH2 NHR और NR2 के साथ ऐसा होता है कि एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं हो पाता है, बाकी सबके साथ एल्काइलेशन एसाइलेशन हो जाता है। वजह क्या है, देखो वजह यह है कि जो फिनॉल है, फिनॉल का जो OH है इसके साथ AlCl3 बिल्कुल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा भाई, OH और AlCl3 माइनस प्लस। ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स बना यहां पे
और दूसरा किसके साथ बना था, NH2 के साथ भी बना था ना, उसके साथ भी हम बना के दिखाते हैं। NH2 प्लस AlCl3, इसके साथ जब कॉम्प्लेक्स बनेगा NH2 AlCl3 माइनस प्लस, ठीक है। देखो इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तब तो दोनों ही केस में नहीं होना चाहिए था एल्काइलेशन एसाइलेशन, बट इसमें हो जाता है एल्काइलेशन एसाइलेशन, इसमें नहीं होता है। बताओ, बता सकते हो तुम इसका एक्सप्लेनेशन? इस स्टेटमेंट में ही छुपा हुआ है आंसर। इस इक्विलिब्रियम को देखो, इनफैक्ट NH2 के साथ जब AlCl3 कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, और जब फिनॉल के साथ AlCl3 कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम होता है। देखो फॉरवर्ड कम बैकवर्ड ज्यादा हमने यहां पे लिखा है, यहां पे फॉरवर्ड ज्यादा बैकवर्ड कम लिखा है। मतलब अगर इसका 100 मोलेकुल है तो 100 मोलेकुल में 10-15 मोलेकुल ही इधर जाएगा, जबकि इसका 100 मोलेकुल है तो 100 मोलेकुल में 10-15 मोलेकुल ही इधर बचेगा, बाकी सब इधर चला जाएगा। तो बताओ इस केस में कंपोनेंट मेजर, मतलब इसका जब इसके साथ इसका जब एल्काइलेशन एसाइलेशन करा रहे होगे तो इसका ऑलमोस्ट एनिलीन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि फिनॉल के केस में ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में बहुत कम कन्वर्ट होगा। समझ आया? और जब इसी फॉर्म में रहेगा तो ये तो एक्टिवेटेड है ही OH के कारण, इसके वजह से एल्काइलेशन एसाइलेशन हो जाएगा। बट सवाल यह है कि सर ऐसा क्यों हुआ कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा आया और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम आया? मतलब ये फॉरवर्ड कम गया, बैकवर्ड ज्यादा आया, और ये बैकवर्ड कम आया, फॉरवर्ड ज्यादा गया, ऐसा क्यों? एक चीज बताओ, NH3 ज्यादा बेसिक होता है या H2O ज्यादा बेसिक होता है? बताओ। नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक या ऑक्सीजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक? ऑफ कोर्स नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक। तो यहां भी तो वही होगा ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर से नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक, और ज्यादा बेसिक तो यहां एसिड बेस रिएक्शन ही तो हो रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक चीज मिला है तो ये ज्यादा इजिली रिएक्ट करेगा, ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा, और ये कम बेसिक चीज मिला है सेम लुईस एसिड को, तो यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन कम जाएगा। सेम यही लॉजिक है जो हमने बताया, यही लॉजिक है कि NH2, अब देखो एक्टिवेटर के केस में एल्काइलेशन एसाइलेशन होता है, बट बहुत तगड़ा एक्टिवेटर लाइक NH2, NHR, NR2, ये सब के पास अगर लोन पेयर है, मतलब है ही लोन पेयर, ये तीनों के साथ, ये तीनों एक्टिवेटर होने के बावजूद भी एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है, क्योंकि लुईस एसिड के साथ मिलके डीएक्टिवेटर की तरह बिहेव करने लगता है। लुईस एसिड इसके साथ मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो ये इसके साथ डीएक्टिवेटर की तरह बिहेव करने लगता है, जबकि बाकी OH है, OR है, या कोई और जिसके पास लोन पेयर है, वो ऐसा काम नहीं करता है। करता है लेकिन बहुत कम ही मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट होता है, कम बेसिक होने के कारण। ठीक है, तो तुम्हें याद ये रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एक्सेप्ट हैलोजन, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन नहीं होगा। कोई भी एक्टिवेटर है एल्काइलेशन एसाइलेशन होगा एक्सेप्ट NH2, NHR, NR2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखा था, ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, एसिड ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये कीटोन है इनफैक्ट ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, SO3H इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने के कारण, लुईस एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनने के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ये सब के केस में न एल्काइलेशन होगा न एसाइलेशन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। हाँ, और ये जो सेकंड था कि कोई डीएक्टिवेटर रहे या NH2, NHR, NR2 रहे तो एसाइलेशन एल्काइलेशन दोनों नहीं होता है। मतलब सेकंड नंबर पॉइंट एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों का ड्रॉबैक है। फर्स्ट नंबर पॉइंट केवल एल्काइलेशन का ड्रॉबैक था। इसके बाद बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, ड्रॉबैक या लिमिटेशंस।
थर्ड नंबर पॉइंट देखो, एराइल एंड विनाइलिक हैलाइड। एराइल हैलाइड किसको बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, जनरली बेंजीन ही लिया जाता है तुम्हारे सिलेबस में, इसके साथ जब कोई हैलोजन जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब क्लोरीन रहेगा तो एराइल क्लोराइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक जब कोई डबल बॉन्ड हो और इसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। हैलाइड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कई सारा हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl, ये विनाइल क्लोराइड है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, ये भी विनाइल क्लोराइड है, डबल बॉन्ड पे Cl है ना। ये सब हो गया विनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल, और ये हो गया एराइल हैलाइड। एराइल एंड विनाइलिक हैलाइड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज द हैलाइड कंपोनेंट बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन रेडली। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम तुमको बोलें कि बताओ तुमको बनाना है ये वाला कंपाउंड, तुमको बनाना है ये वाला कंपाउंड, तो तुमने क्या तरीका अपनाया? तुमने सोचा सर ऐसा करते हैं ना कि एक बेंजीन ले लेते हैं और एक ले लेते हैं एराइल हैलाइड और साथ में ले लेते हैं लुईस एसिड। अब ये लुईस एसिड यहां से Cl माइनस को निकालेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पे अटैक करेगा और बन गया जो मेरे को बनाना था। लेकिन भाई ये गलत है, तुमको बनाना है ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ ये जोड़ना है, इसको बोलते हैं एस्टेरीन। ये बनाना है तुमको। तुमने सोचा कि सर बेंजीन ले लेते हैं और बेंजीन के साथ ये विनाइल हैलाइड ले लेते हैं और साथ में लुईस एसिड ले लेते हैं। ये यहां से Cl माइनस निकालेगा, प्लस चार्ज फिर यहां पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? तुम सोच रहे हो कि ये बन जाएगा। ये भी गलत है। क्यों गलत है? सिंपल सा फंडा है। एक्चुअली ये हम सोच यही रहे ना कि ये जो एराइल हैलाइड है इसके साथ लुईस एसिड AlCl3 कॉम्प्लेक्स बनाया माइनस प्लस, और इसके बाद ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहीं पे हम गलत सोच रहे हैं। यहां पे क्या होता है, ये Cl का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर के साथ ये रेजोनेंस में होता है बेंजीन रिंग, जिसके कारण यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये AlCl3 यहां से Cl माइनस को निकाल नहीं पाता है, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और दूसरी चीज, अगर निकाल लिया भी तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो ना ही कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है और ना ही Cl माइनस आसानी से निकलने वाला है यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इसी के जगह पे ऐसा कुछ रहे, बेंजीन है, बेंजीन का रिएक्शन तुम करा दो इसके साथ, तब ये आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बनेगा क्यों? क्योंकि यहां से Cl माइनस निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, कोई डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और दूसरी बात यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी नहीं है, तो AlCl3 यहां से Cl माइनस को आसानी से निकाल पाएगा। सिंपल लॉजिक याद रखना है। तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है इसलिए Cl माइनस निकलेगा, यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसलिए Cl माइनस नहीं निकल पाएगा। मतलब ये रिएक्शन सही है बट ये रिएक्शन गलत है।
यहाँ पे ये Cl माइनस बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसके रेजोनेंस के कारण। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ भी है, ये जो Cl है जिसके पास लोन पेयर, ये रेजोनेंस के कारण यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये यहाँ से Cl माइनस को नहीं निकाल पाएगा। दूसरी बात, अगर निकाल लिया भी तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, तो ये था थर्ड नंबर का एक्सप्लेनेशन। बट ये ड्रॉबैक किसका है, एसाइलेशन का या एल्काइलेशन का? ऑफ कोर्स ये एल्काइलेशन का। ये सब सिचुएशन तो ये एल्काइलेशन का केस है ना, मतलब फर्स्ट नंबर एल्काइलेशन का ड्रॉबैक था, सेकंड नंबर दोनों का ड्रॉबैक था, थर्ड नंबर फिर से किसका ड्रॉबैक है? एल्काइलेशन का। ठीक है, इसके बाद आते हैं पॉली एल्काइलेशन ऑफ्टेन अकर। ये भी ड्रॉबैक है एल्काइलेशन का, मतलब 4 ड्रॉबैक में 3 ड्रॉबैक एल्काइलेशन के लिए है और 1 ड्रॉबैक दोनों के लिए है। ठीक है, पॉली एल्काइलेशन का क्या मतलब है और ये पॉली एल्काइलेशन का क्या मतलब है और ये एल्काइलेशन का ही ड्रॉबैक क्यों है, केवल तुम इसको पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसको मिटा रहे हैं। देखो, अगर ये बेंजीन रिंग है और हम बनाना चाह रहे हैं टॉलीन, हम बनाना चाह रहे हैं टॉलीन। हमने सोचा, हमने इसका ले लिया बाय द वे 1 मोल, इसका 1 मोल है, हमको इसका 1 मोल बनाना है, इसका 1 मोल बनाना है, तो हमने सोचा कि इसका 1 मोल ले लेते हैं और साथ साथ CH3Cl और AlCl3 ले लेते हैं, इसका भी ले लेते हैं 1 मोल। तो ये यहां से Cl माइनस निकालेगा, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा। और इसका थोड़ा अमाउंट लोगे तब भी पूरा रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि इसका कैटालिटिक अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, हमने एल्काइलेशन में बताया था। ये ज्यादा अमाउंट लोगे तब तो हो ही जाएगा, कम लोगे तब भी हो जाएगा। ये इसका 1 मोल और इसका 1 मोल लिए हम सोच रहे हैं ये बनेगा, लेकिन जरा गौर करो क्या हुआ होगा। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल्स। इतना बड़ा अमाउंट मोलेकुल्स का है, मतलब ढेर सारा मोलेकुल है इसमें। सोचो, इसमें से कुछ मोलेकुल इसमें कन्वर्ट हुआ, इसमें से कुछ मोलेकुल इसमें कन्वर्ट हुआ। ऐसा तो नहीं है ना कि ये सबका सब लाइन से खड़ा हो जाएगा और ये सबका सब लाइन से खड़ा हो गया। कहने का मतलब ये सब का सब लाइन से खड़ा हो गया एक एक करके, और उसके सामने में ये सब का सब लाइन से खड़ा हो गया और 1 2 3 हम काउंट किए और 2 मिलकर रिएक्ट कर लिया, ये बन गया सब। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हुआ क्या होगा, इसका इसके साथ कोलिजन हुआ होगा तब प्रोडक्ट बना होगा। जरा गौर करना। अब इसका 1 मोल में से, बाय द वे समझो, इसका 1 मोल में से आधा मोल इसी फॉर्म में है और आधा मोल इधर कन्वर्ट हो गया। तुमको लगे आधा मोल, सर आधा मोलेकुल कैसे होगा? जब होगा जब 1 होगा। भाई हमने मोल लिखा है, मोलेकुल नहीं लिखा है। आधा मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 का हाफ, जो कि एक बड़ा ढेर सारा मोलेकुल्स होगा। इसका 50% बाय द वे इधर कन्वर्ट हो गया। अब सोचो, इस बाकी 50% को इसमें कन्वर्ट होना होगा, तो अब जो एल्काइलेशन होगा वो इस पे होना पसंद करेगा या इस पे एल्काइलेशन होना पसंद करेगा? देखो, ये तो एक्टिवेटेड भी नहीं है, ये तो एक्टिवेटेड हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो एक्टिवेटेड है। तो अब फर्दर जो एल्काइलेशन होगा वो इस पे ना होके इस पे होने लगेगा और बनने लगेगा क्या?
बनने लगेगा, ये बनेगा और या इसके साथ साथ ये। मतलब क्या हुआ, ये पूरा इसमें कन्वर्ट भी नहीं हुआ और पॉली एल्काइलेशन होने लगा। सोचो अगर इसका कुछ ही मॉलिक्यूल बना है, अब मिक्सचर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका जैसे ही कुछ ही बना तो फर्दर एल्काइलेशन न इसका होगा न इसका होगा, अब इसका एल्काइलेशन होने लगेगा क्योंकि ये रिंग तो और भी ज्यादा एक्टिवेट हो गया, ये रिंग तो और भी ज्यादा एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि एल्काइलेशन जब कराओगे, तुमको मोनो एल्काइलेशन करा के रोकना है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा, पॉली एल्काइलेशन हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम एसाइलेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब एसाइलेशन कराओगे तो एसाइलेशन के केस में जो एसाइलेटेड प्रोडक्ट बनता है ये डीएक्टिवेटेड होता है, ये डीएक्टिवेटेड है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटेड है। तो ये इसका सेम सिचुएशन यहां पे हम बनाए, इसका 1 मोल लें, इसका 1 मोल लें, ये फाइनली हाफ मोल बचे, हाफ मोल बचे और इसका हाफ मोल बने, इसका हाफ मोल बने। मतलब मिक्सचर में अभी ये दोनों है, फर्दर एसाइलेशन होना है तो एसाइलेशन इसका नहीं होगा, इसी का होगा क्योंकि ये डीएक्टिवेटेड है तो इसी का एसाइलेशन होगा। तब तक इसका एसाइलेशन होगा जब तक ये खत्म ना हो जाएगा, ये खत्म होगा तब इसके साथ कुछ हो सकता है। इसका मतलब इसमें पॉली एल्काइलेशन का, पॉली एसाइलेशन का चांस नहीं है। जब तक ये पूरा नहीं खत्म होगा तब तक फर्दर एसाइलेशन नहीं होगा। और एक चीज और, ये पूरा खत्म भी हो गया, ये बन भी गया, उसके बाद भी एसाइलेशन नहीं होगा। अगर तुम एक्स्ट्रा ये वाला चीज रख भी लिए तब भी, ये एक्स्ट्रा रख भी लिए तब भी फर्दर ये एसाइलेशन इसका नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने के बाद बेंजीन रिंग का एसाइलेशन नहीं होता है। ठीक है, समझ आया कुछ? एसाइलेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो डीएक्टिवेटेड बनता है, एल्काइलेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्टिवेटेड बनता है। इसका जितना भी मोल हो उसका कुछ मोल ही इसमें कन्वर्ट होगा, उसके बाद फर्दर जब एल्काइलेशन होगा तो इसका ना होके इसका एल्काइलेशन होने लगेगा। सेम प्रॉब्लम एसाइलेशन में नहीं आएगा क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो डीएक्टिवेटेड बनता है और डीएक्टिवेटेड प्रोडक्ट पे एसाइलेशन नहीं होता है। ठीक है ना? और अगर सोचो अगर होता भी डीएक्टिवेटेड प्रोडक्ट पे एसाइलेशन तब भी ये डीएक्टिवेटेड और ये डीएक्टिवेटेड नहीं, तो इसको प्रेफरेंस देता ना, इसके साथ एसाइलेशन होता ना। ऐसे जान लो एसाइलेशन नहीं होता है डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग पे। अभी कुछ ही देर पहले तो बताया हमने। समझ आया कि एल्काइलेशन, पॉली एल्काइलेशन एक लिमिटेशन है एल्काइलेशन का, जबकि एसाइलेशन का, पॉली एसाइलेशन लिमिटेशन नहीं है। मतलब हम चाहें तो मोनो एसाइलेशन हम करा सकते हैं, जबकि एल्काइलेशन में मोनो एल्काइलेशन कराना टफ काम है। टफ काम है या इम्पॉसिबल है सर? पॉसिबल है बट टफ है। कैसे पॉसिबल है उसको देखते हैं। देखो, अगर हमको मोनो एल्काइलेशन कराना है तो हम क्या करेंगे? जो भी CH3 है, Cl है और AlCl3 है, इसको तो रखेंगे ही क्योंकि टॉलिन बनाना है। इसको हम ले लेंगे एक्सेस मतलब इसका 1 मोल लिए हो तो इसका 50, 60, 100 मोल ऐसे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसको बहुत ज्यादा रखना है। तो इससे क्या होगा कि या देखो होगा क्या, इसका बाय द वे बहुत ज्यादा अमाउंट है। देखो इसका ये एक्सेस लिए हो तो इसका जैसे ही एल्काइलेशन होगा तो इसका कुछ मॉलिक्यूल इसमें गया। अभी भी ये बहुत कम है, वेरी लेस है और ये क्या है? एक्सेस है। तो अब बताओ, जब फिर CH3 प्लस आएगा रिएक्शन करने के लिए तो इसको अपने आसपास में ये नहीं मिलेगा, यही ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये अमाउंट में बहुत कम है। तो इसके क्राउडिंग में इसके चारों तरफ यही ज्यादा रहेगा, तो मजबूरन इसको इसी के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है
कि इसका चूंकि अमाउंट बहुत कम लिए हो तो जितना भी बेंजीन रिंग होगा सबका सब एल्काइलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बहुत सारा एज इट इज बचा रह जाएगा। तो कोई बात नहीं, फाइनली हमें मिलेगा क्या, या तो बिना एल्काइलेशन वाला बेंजीन या मोनो एल्काइलेटेड बेंजीन। हम इस दोनों का मतलब इस दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा, इस मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेंगे। ठीक है, तो मोनो एल्काइलेशन अगर कराना है मतलब बेंजीन रिंग पे अगर हमें एक ही अल्काइल ग्रुप लाना है, तो हम रिएजेंट यूज करेंगे CH3CH2, मतलब यहाँ पे CH3 लाना था, यहाँ पे हमने C2H5 लिख दिया है, तो ये और AlCl3 और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे एक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा ले लेंगे इसका अमाउंट, तब मोनो एल्काइलेशन करा सकते हैं। इनफैक्ट मोनो एल्काइलेशन होगा और साथ साथ ये भी ढेर सारा बचा रहेगा, लास्ट में दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, बट है तो ये ड्रॉबैक ही ना, पॉली एल्काइलेशन तो ड्रॉबैक हुआ ना, इतना सब जुगाड़ करके हम एक्सेस यूज करके हम जरूर बना पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये तो बोलेंगे ना कि एल्काइलेशन में पॉली एल्काइलेशन एक ड्रॉबैक है। ठीक है, ये था लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन एंड फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। 4 लिमिटेशंस में से 3 लिमिटेशंस केवल एल्काइलेशन के लिए और 1 लिमिटेशंस दोनों के लिए। फिर से हम चारों लिमिटेशंस के बारे में बात करें। फर्स्ट था फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन का लिमिटेशंस कौन था, रीअरेंजमेंट, जो एल्काइलेशन का लिमिटेशंस था, क्योंकि एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। दूसरा था डीएक्टिवेटेड रिंग पे एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों नहीं होता है और एक्टिवेटेड रिंग पे दोनों होता है, बट डीएक्टिवेटेड रिंग पे एसाइलेशन एल्काइलेशन नहीं होता है, बट हैलोजन के केस में हो जाता है, और एक्टिवेटेड रिंग पे एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों होता है, बट NH2 NHR और NR2 के केस में नहीं होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट था हमारा कि विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड एज ए हैलाइड कंपोनेंट फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में यूज नहीं करते। एसाइलेशन का ड्रॉबैक ये नहीं था। लास्ट पॉली एल्काइलेशन किसका ड्रॉबैक था, एल्काइलेशन का, एसाइलेशन का नहीं, क्योंकि एल्काइलेशन में जब एल्काइलेशन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्टिवेटेड बनता है, जबकि एसाइलेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो डीएक्टिवेटेड बनता है, जिसकी वजह से फर्दर एसाइलेशन नहीं होता है और एल्काइलेशन में फर्दर एल्काइलेशन हो जाता है। रिएक्टेंट पड़ा ही रहता है और एल्काइलेशन प्रोडक्ट का ही एल्काइलेशन हो जाता है, मतलब पॉली एल्काइलेशन हो जाता है। यह था फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन का ड्रॉबैक। एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए। देखो, या होमवर्क नहीं देते अगले लेक्चर से हम कोशिश करेंगे हर लेक्चर में कुछ होमवर्क हो और उसका सॉल्यूशन उसके अगले लेक्चर में हम दें। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, तुमको लाना है NO2 और NH2 NO2 और C डबल बॉन्ड O CH3। ये हम यहां पे क्या लें, दो ऑप्शन हम देते हैं, दोनों में कौन सही है। पहले करा दें H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्शन और देन करा दें CH3 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3 के साथ रिएक्शन। एक ये सेट हुआ और दूसरा सेट हुआ, पहले करा दें CH3 C डबल बॉन्ड O Cl AlCl3 का रिएक्शन और इसके बाद करा दें HNO3 एंड H2SO4। ये दोनों एक ही चीज है, H2SO4 HNO3 एंड HNO3 H2SO4 दोनों एक ही चीज है। नाइट्रेटिंग एजेंट है, नाइट्रेशन कराएगा और ये एसाइलेशन कराएगा, नाइट्रेशन कराएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले नाइट्रेशन कराए फिर एसाइलेशन कराए, या पहले एसाइलेशन कराए
फिर नाइट्रेशन कराएं। ये कौन सेट सही, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है, इसको होमवर्क में ही छोड़ते हैं। अगले दिन इसी क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में साइड चेन ऑक्सीडेशन। ठीक है, थैंक यू।